बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 अप्रैल और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज पाकिस्तान समेत तकरीबन पूरी दुनिया में ईद का दिन है। मेरी तरफ से आपको और आपके अहले खाना को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये वैसे तो मीठी ईद है, लेकिन इस दफ़ा ये मीठी ईद पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी फीकी है। और वजह आप सबको पता है। बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि तमाम पाकिस्तानियों का हर दिल अजीज़ लीडर इमरान खान, उसको ना हक जेल में रखा हुआ है। उन्होंने पूरा रमज़ान भी जेल में गुजारा और अब ईद का दिन भी अकेले अपने सेल के अंदर, उनको ईद की नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है और अकेले सेल के अंदर वो ईद गुजारेंगे। और ज़ाहिर है उनको नाहक जेल के अंदर रखा गया है, नाइंसाफ़ी है। कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत हो। तो गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर अखलाकी तौर पर उन्हें जेल में रखा गया है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में लोगों को शदीद गम और गुस्सा है इस बात पर। और लोग ऐसे ही समझते हैं जैसे उनका कोई बहुत ही करीबी अजीज़ इस टाइम जेल में हो। जिससे भी मेरी बात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स से हट के ऐसे लोग जिन्होंने कभी वोट भी ना किया हो शायद इलेक्शन में, लेकिन वो सब के सब खफा भी हैं, परेशान भी हैं, गमगीन भी हैं कि किस तरीके से जाली मुकदमात बनाकर इमरान खान को जेल में रखा गया है। तो ये ईद उस तरह की ईद नहीं है। इमरान खान के अलावा और भी बहुत सारे लोगों को दुख हैं। एक तो आपको पता है कि बहुत सारी ख़वातीन, यास्मीन राशिद हों या उनके साथ दूसरी ख़वातीन जितनी भी हैं, उन्हें नाहक जेलों में रखा हुआ है। इसी तरीके से 100 के हिसाब से जो मर्द वर्कर्स हैं उनको भी जेलों में रखा हुआ है। कोई 103 मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लोग थे, 20 छोड़े गए हैं। 83 लोग अभी भी नाहक उनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया जा रहा है, मिलिट्री कस्टडी में रखा हुआ है। तो मतलब सैकड़ों हज़ारों माएँ जो हैं वो परेशान हैं। किसी की बेटी है तो किसी का बेटा है जो ईद पर उनके करीब नहीं है। तो ये बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी इस ईद को उस तरीके से नहीं मना पा रहे जिस तरह पहले मनाते। और इसके साथ साथ जो कुछ आपके सामने गज़ा में हुआ है और जिस तरीके से वहाँ पर इंसानों का कत्लेआम हुआ है और हो रहा है, ये तमाम चीज़ें मिल मिला के पाकिस्तानियों के लिए ये ईद उस तरीके से राहत का बायस नहीं है जैसे पहले होती थी। इसके साथ साथ जो हकूमती कमीनगी है, चौधरी निज़ामुद्दीन की कमीनगी है, वो भी खुलकर सामने आई है। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि बुशरा बीबी को भी नाहक, बिल्कुल जाली तरीके से झूठे केसेस के अंदर इन्वॉल्व करके इस वक्त उन्हें जेल में रखा है। वो भी अब अकेली ईद मनाएंगी, मीन के अकेली ईद गुजारेंगी अपनी, और उनको भी एक कमरे के अंदर कन्फिस्केट करके लॉक करके रखा हुआ है। और वो बिल्कुल जेल से बाहर आ सकती थी अगर जो प्रोसिक्यूटर था, सरकारी वकील था, वो अगर अब्बासी साहब, रिजवान अब्बासी, सिर्फ कोर्ट अटेंड कर लेते। लेकिन बार बार कोर्ट के बुलाने के बावजूद उन्होंने जानबूझकर अदालत अटेंड नहीं की। साथ वाली अदालतों में बैठे रहे रिजवान अब्बासी, लेकिन अदालत अटेंड नहीं की। अगर वो करते तो ज़रूरी तौर पर बुशरा बीबी की जो है वो रिहाई हो जाती ईद से पहले। अब उस मुकदमे में क्योंकि प्रोसिक्यूटर नहीं गए, तो उस मुकदमे में अब तारीख जो है वो 15 अप्रैल की पड़ गई है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि ये सब कुछ पूरे का पूरा एक इंतज़ाम करके किया गया है, इंतज़ाम के बगैर नहीं है। वरना सरकारी प्रोसिक्यूटर की क्या मजाल है कि मुकदमा चल रहा और वो ना आए। तो एक तरफ बुशरा बीबी को नाहक रखा हुआ है, दूसरी तरफ बहुत सारी और औरतों को, मैंने बताया मिलिट्री कोर्ट्स को, और फिर अबव ऑल इमरान खान को। तो ये ईद इसी तरीके से मिली जुली ख़बरें हैं, मिली जुली फीलिंग्स हैं। और दुआ कीजिए ईद के दिन अल्लाह की ज़ात से कि जितने भी बेगुनाहों को इस तरीके से जेल में रखा गया, एक तो उन्हें फ़ौरन रिहाई मिले, वो भी अपने प्यारों के साथ ईद कर सकें, और उसके साथ साथ जो उनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह उनका भी एहतसाब करे। अब कुछ ख़बरें आपके सामने रखते हैं ताकि आपको, भले ईद है लेकिन मुझे पता है कि आप ख़बरें सुनना चाहते हैं, आप पता रखना चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। पहली खबर तो ये है कि जो मरियम बीबी और शहबाज शरीफ हैं वो वापस आए हैं उम्रा से, और वापस आके भी उन्होंने लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बने, जैसे जाते हुए बने थे। आपको हमने बताया था कि पीआई की कमर्शियल फ़्लाइट थी, उसमें वो गए थे अपने पूरे क्रू के साथ, और उस फ़्लाइट को डाइवर्ट करके जद्दा की बजाय मक्का लैंड करवाया गया था और वहाँ लोगों को तंग किया गया था। आते हुए भी उन्होंने वही काम किया है, और उस जहाज़ को, जिस जहाज़ ने इस्लामाबाद जाना था, उसको डाइवर्ट करके लाहौर लैंड करवा लिया गया।
और पैसेंजर्स को वहाँ पर लॉक रखा गया जहाज़ के अंदर। ख़ुद तो ये उतर गए, जहाज़ पीआईए वालों ने बंद कर दिया। अफ्तारी भी शायद जहाज़ के अंदर ही लोगों की बेचारों की हुई, और जिन्होंने उनके घर वाले इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर रुल गए, जो उनका इंतज़ार कर रहे थे या उनको लेने आए थे। बहुत सारे गरीब लोग टैक्सियाँ करवा कर आते हैं अपने अजीज़ों को लेने के लिए, उनके बारे में सोचें, वो वहाँ खड़े थे। और इन्होंने घंटों तक जो जहाज़ है वो पहले उतारा लाहौर में इस शाही ख़ानदान के लिए, और फिर उस जहाज़ को वहीं छोड़ दिया। मीन लोगों की कोई पुरसाने हाल नहीं था कि उनको लेकर जाया जाए। तो आप ये देखिए कि इन लोगों को अल्लाह की पता नहीं कोई लानत है कि इबादत पर जाते हैं तो उसमें से भी क्या कुछ निकलता है। मीन कितने लोगों को तंग करते हुए जाते हैं और कितने लोगों को तंग करते हुए आते हैं। तो ये सब कुछ मेरा ख्याल है अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, या इनकी किस्मत पर मोहर लगा दी है, क्योंकि लग रहा है कि ये अच्छा काम करने भी जाते हैं तो इनको कोई ना कोई बदबख्ती उसमें से जो है वो हासिल होती है या मैसर आती है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर हम रखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वहाँ पर जस्टिस याया अफरीदी, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के बेंच से लातल्लगी कर ली है। मीन मिलिट्री कोर्ट्स के बेंच में बैठने से माजरत कर ली है। अब उस वजह से बेंच टूट गया है। ये नया नहीं है, इससे पहले भी जस्टिस याया अफरीदी 2 दफ़ा ऐसा कर चुके हैं। बहुत ही डिसाइसिव केसेस के अंदर वो बेंच से अलहदगी करके बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट के ऊपर उन बेंच को तड़वा चुके हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का मैंने कह दिया, ये जो 6 जजेस का ख़त था, जो 6 जजेस ने ख़त लिखा और उसके ऊपर समाअत हुई थी हाल ही में, और अब उसके ऊपर दोबारा समाअत होनी थी, उसका जो बेंच था उससे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। और इस सारी सिचुएशन के अंदर आप ख़ुद ही सोच सकते हैं कि इससे जब बेंच टूटेगा तो फिर क्या मामलात बनेंगे। तो बहरहाल ये तो एक बात है, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि उन्हें चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट्स हों या 6 जजेस के ख़त का मामला हो, उसमें उन्होंने जो भी फ़ैसला करना है वो इतना क्यों घबराने की क्या बात है। धड़ल्ले से फ़ैसला करें, अपनी राय दें, खुलकर राय दें कि मैं ये समझता हूँ और ये नहीं समझता। बेंच से अलग होते हैं, बेंच टूटता है तो मासूमों का नुकसान होता है, उनका केस जो है वो और लंबा होता है। उनको ये काम नहीं करना चाहिए बार बार, ये हमारी उनसे इस्तदा है। बहरहाल उसके साथ साथ जो दूसरी खबर आपको देनी है वो ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल जो हैं वो बबांगे दोहल झूठ बोलते रहे, और काजी फ़ाइज़ ईसा अब तो लग रहा है कि उनका हिस्सा बने हुए हैं कि वो ये झूठ बोलें। जब मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा चला था बंदयाल साहब के सामने, तो यही अटॉर्नी जनरल कहते थे कि हम किसी को भी 2-3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं देंगे, छोटी सज़ाएं होनी है मिलिट्री कोर्ट में अगर आप इजाज़त देंगे, और ये लिख के जमा करवाया था, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लेकिन अब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम लंबी सज़ाएं भी देंगे, और उन्होंने शॉर्ट सज़ाएं लोगों को देकर और 20 लोगों को फारिग किया। मीन उनको सज़ाएं दी हैं, कन्विक्ट किया है। इस पर हम दोबारा तबसरा करेंगे किसी और वीलॉग में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन फ़िलहाल हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ रहे हैं कि वही अटॉर्नी जनरल जो ये कहते थे कि हमने सज़ाएं नहीं देनी, अब वो कहते हैं कि हमने लंबी सज़ाएं भी देनी है। अब काजी साहब अगर वाकई ईमानदार जस्टिस होते तो वो पूछते कि भाई आप ये कैसे कह सकते हैं, आपने तो इस सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया हुआ है कि हमने ऐसी सज़ाएं नहीं देनी, और अब आप कह रहे हैं कि हमने सज़ाएं देनी है, तो आप बताइए तब झूठे थे या अब झूठे हैं। लेकिन काजी साहब खामोश रहे, क्योंकि जाहिर है लंदन प्लान है और वो भी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, और उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और अटॉर्नी जनरल को झूठ बोलने दिया, खामोश रहे और आंखें बंद रखी इस सारे काम के ऊपर। अच्छा जी, अगली खबर भी आपके सामने इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ ही है। सुप्रीम कोर्ट कह लें या उसके ऊपर जो एक फ़ोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो कह लें। अब वहाँ पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल कर दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो सेकंड सीनियर मोस्ट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस हैं, सीनियर मोस्ट हैं, उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं। अब जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उनका नंबर बनता है, क्योंकि वो सबसे सीनियर हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में अगर एलिवेट करना है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, तो नीचे से चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बनेंगे वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं। आपको पता है कि ये उन्हीं 6 जजेस के अंदर हैं जिन्होंने ख़त लिख दिया था पिछले दिनों कि उनको किस तरीके से आईएसआई और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं हरास कर रही हैं और ज़बरदस्ती फ़ैसले करवाने की कोशिश कर रही हैं। और ये उन्हीं जजेस में से एक हैं जिनके घरों के अंदर कैमरे लगाए गए, उनके अजीज़ों को अगवा किया गया, उनके घरों में क्रैकर फेंके गए। तो ये वो सारा कुछ आपको याद होगा। अब
जस्टिस आमिर फारूक को तो ये लाना चाहते हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं, लेकिन ये किसी सूरत नहीं चाहते कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो चीफ जस्टिस बन जाए। तो अब उसका इलाज क्या निकाला है? उसका इलाज ये निकाला है कि एक फरसूदा किस्म का, बेहुदा किस्म का एक रेफरेंस फाइल कर दिया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ। रेफरेंस क्या है कि उनका कोई चैम्बर फेलो है जो जब वो वकील थे उस वक्त वो मीन जिस जिस वक्त वो वकील थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उस वक्त उनके साथ उनके चैम्बर में जो कोई और वकील साहब वकालत कर रहे थे, उनकी किसी से लड़ाई हुई, उस बंदे का मर्डर हो गया और उसके ऊपर केस चल रहा है। ना जो लवाहकीन हैं उन्होंने कभी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया, ना उन पर कोई एफआईआर है, ना इल्ज़ाम है, ना इन्वेस्टिगेशन है। उनके चैम्बर के अंदर एक और कोई वकील साहब थे जिनकी किसी से लड़ाई हुई और वो बंदा बाद में शायद गालिबन मुबैना तौर पर कत्ल हो गया और मुबैना तौर पर शायद उन वकील साहब के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया उनके वरसा ने। लेकिन कभी भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का उस केस से कोई लेना देना नहीं। अब ये फरसूदा सा केस उनके ऊपर बनाया गया है। मकसद यही है इस केस को बनाने का कि किसी ना किसी तरीके से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को, जिस तरीके से पहले जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को रस्ते से हटाया है, बिल्कुल उसी तरीके से काजी साहब की खिदमात लेके इनको भी हटाया जाए। या जस्टिस इजाज़ुल एहसन का केस तो नहीं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था, उन्होंने तो खुद ही रिज़ाइन कर दिया था, या उनकी तरह खुद ही रिज़ाइन करवा लिया जाए या फिर जुडिशल काउंसिल में ऐसा कोई फरसूदा कमीशन बनाकर इनसे जान छुड़ा ली जाए, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किसी टाउट को इंस्टॉल किया जाए जो उनको वो तमाम काम करके दे जो उनको चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो तमाम काम नहीं करके देंगे। एक तो ये खबर है आपके सामने रखनी थी, इंपॉर्टेंट खबर है, ये भी हमने सोचा आपको पता हो। अच्छा जी, अगली खबर ये कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो चेयरमैन सेनेट बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और सईदाल ख़ान नासिर जो हैं वो बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन हो गए सेनेट के। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी से हैं सेनेटर, और सईदाल नासिर जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज से हैं जो डिप्टी चेयरमैन बने। अब एक तो आपको ये पता हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट के इस इजलास का बाइकआउट किया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि जब केपीके के अंदर अभी सेनेट के मेंबरान का इलेक्शन ही नहीं हुआ, वहाँ से 12 सेनेटर्स मुंतखब होकर आने हैं, उनका इंतखाब ही नहीं हुआ, तो हाउस ही कंप्लीट नहीं है, तो आप इलेक्शन कैसे करवा रहे हैं? बहरहाल आजकल तो आपको पता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन का जो दिल करता है वो करवाते हैं, तो उन्होंने इलेक्शन करवाए और इन दोनों साहबान को बना के बिठा दिया। लेकिन इसमें जो खबर आपको बताएंगे वो ये है कि सेनेटर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चार्टर्ड प्लेन इस्तेमाल हुए हैं। जी हाँ, बलूचिस्तान के सेनेटर्स हों या दूसरे सूबों के सेनेटर्स हों, उनको लाने ले जाने के लिए चार्टर्ड जहाज़ जो हैं उनकी तैयारी की गई। अब कितने इस्तेमाल हुए कितने नहीं हुए वो आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल तक हमारे पास खबर ये है कि चार्टर्ड त्यारे जो थे वो स्पेशली कमर्शियल फ़्लाइट्स पर नहीं, चार्टर्ड फ़्लाइट्स के ऊपर आवाम का पैसा लगाकर ये सब कुछ किया गया। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे। इमरान खान ने बताया था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते, तो फिर इनसे ऐसी तवक्को ही की जा सकती थी जो हुआ है। आपको याद होगा कि SIFC जिसमें मिलिट्री की लीडरशिप है और करंट जो इस टाइम ये चोर टबर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है उसमें, उस SIFC ने 14 अरब रुपए यूनिवर्सिटीज़ के काट लिए थे। ये तो खबर हम आपको दे चुके हैं चंद दिन पहले। तो एक तो यूनिवर्सिटीज़ को ये नुकसान हुआ है कि उनके 24 अरब रुपए, 14 मैंने कह दिए माजरत, 24 अरब रुपए उनके काट लिए गए हैं इस साल बजट में से यूनिवर्सिटीज़ के। एक तो यूनिवर्सिटीज़ को ये धचका लगा। इसके साथ साथ जो फैसलाबाद के अंदर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उसकी ज़मीन है, उसके ऊपर नून लीगी MPA ने कब्ज़ा करने की कोशिश की है। जी हाँ, फैसलाबाद के MP हैं नागरा साहब, शायद उन्होंने मुबैना तौर पर इस ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश किया और वाइस चांसलर ने ख़त लिखा है आला हकाम को। वाइस चांसलर ने शोर मचाया है कि जनाब ये यूनिवर्सिटी की ज़मीन है जिसके ऊपर नून लीगी MPA जो हैं वो कब्ज़ा कर रहे हैं। तो आप जहन में रखिए कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने इसी तरीके से एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, उनको इसी तरीके से हरास करके पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया, और उनको जाते हुए इन्होंने ये भी इल्ज़ामात लगाए, हमने आपको बताया था कि उनकी वाइफ करप्ट हैं, फिर उन पर इल्ज़ामात लगाए, और असल में इनके गवर्नर ने इनके अपने वज़ीरों के बच्चों की फ़ीसें माफ़ करवाने के लिए
वहाँ पर प्रेशर डाला, जो जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मेरिट के ख़िलाफ़ है, उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा और छोड़ के जाना पड़ा और ये डकार मार गए। इन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब दूसरा काम, इन्होंने 24 अरब रुपए यूनिवर्सिटियों का बजट जो है वो कम कर दिया है। और तीसरा काम अब ये कर रहे हैं कि इनके अपने एमपीएस जो हैं वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन के ऊपर, नागरा साहब फैसलाबाद से जो हैं वो शायद कोई 20 कनाल के करीब ज़मीन है, उसके ऊपर वो कब्ज़ा कर रहे हैं। वाइस चांसलर ने आला हकाम को ख़त लिखा है। मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ऊपर से काजी साहब भी साथ मिले हुए हैं और ये सारे भी मिले हुए हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन तो पहले ही मिले हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस, स्कूल और प्रिंसिपल्स और असातिज़ा पे बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि तालीम दुश्मन तो ये हैं, किसान दुश्मन भी हैं और तालीम दुश्मन भी हैं। तो ये ख़बर आपके सामने रखनी थी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है कि जो हुकूमत है उसने आवाम को ईद से पहले ईदी दी है। आपको ये ना लगे कि हुकूमत ने आपका ख्याल नहीं किया, तो बिल्कुल किया है। उन्होंने आपको 4 रुपये 92 पैसे बिजली के फ़ी यूनिट में इजाफा किया। अब ये मेरे ख्याल 100 से भी ऊपर चला गया होगा यूनिट, क्योंकि जो पिछले दिनों इजाफा हुआ तकरीबन 100 तक पहुंच गया था। अब ये 100 से भी ऊपर लेके जा रहे हैं यूनिट गर्मियों में। सर्दियों में शायद थोड़ा कम रहा करेगा। तो ये 4 रुपये 92 पैसे अब ये गैस, पेट्रोल सब कुछ तो महंगा हुआ था, बिजली भी 2-3 दफ़ा पहले हो चुकी है, अब ये नई कीमत बढ़ाई है। 4 रुपये 92 पैसे फ़ी यूनिट ये आपको ईदी मिली है। अच्छा जी, चौधरी परवेज़ अलाई साहब की फ़ैमिली से, मुनस अलाई साहब की फ़ैमिली से, मुनस अलाई साहब की वालदा और उनकी खाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो जो एक पॉलिटिकल और हमारे घर का जो स्ट्रक्चर था, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ अलाई साहब, उनके दरमियान में कभी रखना नहीं था। ये मोहसिन नकवी ने ये रखना डलवाया है। और कुरान वाज़े तौर पर दो भाइयों के दरमियान रखना डालने वाले को शैतान ही कहते हैं, तो मोहसिन नकवी साहब की शैतानी है ये सारी। और इन्होंने इनके घर के अंदर ना सिर्फ रखना डाला है और उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है चौधरी शुजात हुसैन के बेटों को, और उनको लालच दिया मिनिस्ट्रीज़ का और दूसरी चीज़ों का, और इन्होंने वो रखना डाला है। और परवेज़ अलाई साहब की जो अहलिया हैं और मुनस अलाई साहब की वालदा, उन्होंने, और शुजात हुसैन साहब की हमशीरा जो हैं सुमेरा लाही, उन्होंने ये मीडिया टॉक की है और आवाम को ये बताया है कि ये सब कुछ क्या किया जा रहा है और ये मोहसिन नकवी उनके ख़ानदान के अंदर क्या कुछ कर रहे हैं। अच्छा जी, चलते चलते आपको ये भी बताना है कि इमरान खान को जाली तरीके से तो रखा ही गया, लेकिन अब सेहत की भी उनको जो हेल्थ से रिलेटेड उनको जो इजाज़त मिलनी चाहिए अपने डॉक्टर को चेकअप करवाने की, वो भी मुनासिब तरीके से नहीं की जा रही। डॉक्टर आसिम यूसुफ जो शौकत खानम हॉस्पिटल से हैं, वो डॉक्टर आसिम जो है वो अडयाला जेल गए, लेकिन उन्हें इमरान खान को चेकअप करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो डॉक्टर साहब वहाँ पर इंतज़ार करके गालबन वैसे ही वापस आ गए। तो ये बहुत तशवीश की बात है। एक तो इमरान खान साहब से उस तरीके से मुलाकातें आपको पता है कि ये कम लोगों से करवाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट किसी केस की सुनवाई वक्त पर नहीं होती, उन्हें जाली तरीके से जो है वो जेल के अंदर रखा हुआ है, और अब उनके डॉक्टर को भी उनका चेकअप करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और आज की खबर आपको हमने बताई है कि उनको ईद के मौके पर ईद पढ़ने की भी इजाज़त उनको नहीं दी गई। तो इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि फ़ाशिज़म किस तरीके का हो रहा है। लेकिन ये जितना भी हो, ये इनके अपने मुंह पर वापस पड़ेगा, और उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि जब एक ख़ास लेवल से ज़्यादा आप जुल्म कर लें तो फिर वो आपके वापस ऊपर ही पड़ता है। चलते चलते मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि ईद के इस मौके पर जो चीज़ इमरान खान आपको हमेशा कहते रहे वो आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबके लिए इमरान खान बहुत अजीज़ हैं। वो जेल में हैं, आपका दिल भी दुखी है, लेकिन अब आप उसको कंपनसेट कैसे कर सकते हैं उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मुसीबत में हैं, मीन महंगाई की वजह से, दूसरे तमाम इश्यूज़ की वजह से उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही बेसिक, इस तरह के लोग इमरान खान के दिल के सबसे करीब हैं। उनको अगर जेल में कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ होगी तो वो ये होगी कि वो ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, अगर आज़ाद होते तो करते। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अपने इर्द गिर्द देखिए, जहाँ जहाँ आपको कोई ऐसा ज़रूरतमंद नज़र आता है जिसकी आप कोई भी ज़रूरत पूरी करने की कैपेसिटी में हैं, तो आप इमरान खान के लिए, अपने रब के सामने अपनी सुरखरू होने के लिए आप इस ईद के दिन का इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा उठाइए और अपने इर्द गिर्द देखिए। आजकल सफ़ेद पोश लोग बच्चों को कपड़े, मैं ईद के कपड़ों की बात नहीं कह रहा, ज़रूरी कपड़े दिलवाने, जूते दिलवाने, खाना खिलाने से भी आरी हुए हुए हैं। तो अपने इर्द गिर्द देखिए और जो भी आपको कोई ज़रूरतमंद नज़र आता है उसकी ज़रूर मदद कीजिए। ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा आपका इमरान खान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने का, क्योंकि इमरान खान को ये चीज़ बहुत पसंद है कि गरीब लोगों का ख्याल रखा जाए। आज का ज़रा
हल्का फुल्का वीलॉग था, खबरें कुछ हल्की फुल्की थी क्योंकि ईद का दिन है। हमने भी इसको ज़रा लाइटर रखा है, बहुत सारी खबरें इस पे नहीं रखी। मुझे फ़िलहाल एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे बात करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।